नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज मैं 509 यूनिट 6 जो एक महत्वपूर्ण इकाई है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यह इकाई एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अच्छा ढंग से देखिए। भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता, इसका जो पहला टॉपिक है वह है भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता। तो जो विविधता है, यहाँ अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग रहन सहन के लोग जो रहते हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम लोगों को लिखना है। सबसे पहले धार्मिक विविधता हम लोग देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, ये सभी यहूदी, ये सभी धर्म को मानने वाले लोग भारत में रहते हैं। सभी धर्म के लोगों का पूजा पाठ का तरीका, उन लोगों की आचरण, उन लोगों की व्यवहार कुछ न कुछ अलग अलग होता है। जब पूजा पाठ करने की तरीका, उनकी मान्यताएं जब अलग होता है, रीति रिवाज अलग होता है, तो विविधता हुई। तो ये सामाजिक सांस्कृतिक विविधता हुआ। यहाँ पर हिंदूवाद का जन्म भारत में ही हुआ, बौद्धवाद का जन्म भारत में हुआ, जैनवाद का जन्म भारत में हुआ, सिखवाद का जन्म भारत में हुआ। अर्थात भारत जो है हिंदूवाद, बौद्धवाद, जैनवाद, सिखवाद का जन्म स्थली है। यहाँ पर इस्लाम का भी एक लंबा अस्तित्व है। इस्लाम का उदय भारत में तो नहीं हुआ, लेकिन भारत में इस्लाम को मानने वाले भी कम नहीं हैं। अब अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो सामाजिक सांस्कृतिक विविधता तो अलग अलग होगी ही। इनके अलग अलग उत्सव होते हैं, अलग अलग पर्व होते हैं, अलग अलग त्यौहार होते हैं। इनका रीति रिवाज भी अलग होता है, इनकी अलग अलग परंपराएं होती है। जब सब कुछ अलग है तो ये विविधता होगा। उसके बाद आता है भाषाई विविधता। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कई भाषा के लोग रहते हैं। जब आप 10-15 किलोमीटर के दूर जाएंगे तो आपको एक अलग भाषा सुनने को मिलेगा। वहाँ का जो स्थानीय मातृभाषा होता है, अलग ढंग का कुछ न कुछ चेंज आपको मिलेगा। तो यहाँ पर भारत बहुभाषाई देश है। दोस्तों, चूँकि ये समरी है, तो समरी में केवल मुख्य बिंदु को लिखता हूँ। इसके आधार पर खुद से आपको लंबा चौड़ा करना है, खुद से आपको लिखना है। तो भारत बहुभाषाई देश है, अर्थात भारत जो है बहुत भाषा वाला देश है। यहाँ पर 325 भाषा, 25 लिपियों का प्रयोग होता है। 325 भाषा और 25 लिपि। 65% लोग, यानी 65% समुदाय द्विभाषाई है। अर्थात बहुत सारे लोग हैं जो दो दो भाषा को जानता है। हिंदी और उसका एक जो स्थानीय भाषा है, 2 भाषा हो गया। मैं झारखंड की बात करूं तो प्रायः लोग हिंदी जानते हैं, साथ में संथाली हो, इस तरह से कुरमाली, खोरठा। तो देखिए, एक व्यक्ति हिंदी को भी जान रहा है, संथाली को भी जान रहा है, द्विभाषा हुआ। हिंदी को भी जान रहा है, हो को भी जान रहा है। कभी कभी लोग 3 भाषा को भी जानने वाले होते हैं, जैसे एक हिंदी हो गया, एक अंग्रेजी हो गया, और दूसरा जो उसका स्थानीय भाषा, घर का भाषा है, घरेलू भाषा जो है। तो 65% लोगों का जो द्विभाषाई लोग हैं, 2 भाषा को जानने वाले हैं। तो यहाँ पर भाषाई विविधता भी भारत में दिखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ अलग अलग भाषा के लोग हैं। आप कन्याकुमारी से कश्मीर चले जाएंगे
तो आपको कितने भाषाओं के लोग से गुजर करके जाना पड़ेगा। उसके बाद आता है जो टॉपिक, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिगमकर्ता सामाजिक विज्ञान के मुद्दे को कैसे समझते हैं। यानी सामाजिक विज्ञान को बच्चे कैसे समझते हैं, कैसे सीखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ये हुआ कि सामाजिक विज्ञान को बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे समझते हैं। यहाँ अधिगमकर्ता मतलब बच्चा हुआ, अधिगमकर्ता मतलब बच्चा। बच्चे सामाजिक विज्ञान के मुद्दे को कैसे समझते हैं, अर्थात सामाजिक विज्ञान को किस तरह से समझते हैं। इसके लिए सबसे पहला जो टॉपिक है सक्रिय सम्मिलन। दोस्तों सामाजिक विज्ञान में ऐसे पाठ्य वस्तु रहते हैं, पढ़ने को रहता है, जो समाज से जुड़ा हुआ रहता है, परिवार से जुड़ा हुआ रहता है। तो इसके लिए आपको सक्रिय रहना पड़ेगा। जब सक्रिय रहेंगे, हर जगह भाग लेंगे, तो आप आसानी से सामाजिक विज्ञान को समझ सकते हैं। इसके लिए आपको अधिगम के लिए अधिगमकर्ता का सक्रिय रहना आवश्यक है। अधिगमकर्ता मतलब बच्चों को सक्रिय रहना आवश्यक है। उन्हें विद्यालय में भी ध्यान देना है कि विद्यालय में क्या पाठ पढ़ाया जा रहा है सामाजिक विज्ञान का। उन्हें अवलोकन करना है। हम सभी हर जगह हर समय कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। मान लीजिए आप बच्चे विद्यालय से घर जा रहे हैं, इस बीच उसने बहुत सारे दृश्यों को देखते गया। इसका अवलोकन करने से भी बच्चे कुछ न कुछ सीखते हैं। यहाँ से विद्यालय से घर पहुँचते हुए बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे का घर परिवार मिला, बहुत सारे समाज के लोग मिले, तो इनका व्यवहार को देखा, ये कैसे काम कर रहे हैं इसको देखा, इसके रहन सहन को देखा, तो इसका प्रभाव तो उस बच्चा पर पड़ेगा ही। यानी इन लोगों से कुछ न कुछ सीख जाता है। तो अवलोकन हुआ। स्मरण करना, आप सामाजिक विज्ञान को सीखना चाहते हैं तो आपको कुछ स्मरण भी करना पड़ेगा, याद भी रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, उत्तरदायित्व को मानना पड़ेगा। ये सभी यदि आप करते हैं तो सामाजिक विज्ञान को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। क्रियाकलापों में शामिल होना, विद्यालय स्तर पर बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं, समाज स्तर में भी बहुत सारे क्रियाकलाप हुए। मान लो कोई उत्सव मनाया जा रहा है, इस उत्सव का तैयारी करना, इस उत्सव में भाग लेना आपका क्रियाकलाप हो गया। जब यहाँ पर आप शामिल होते हैं तो ये सक्रिय आपको बनाता है और समाज को गहरे ढंग से समझने का, देखने का मौका आपको मिलता है। इसलिए इन सब क्रियाकलापों में शामिल होना पड़ेगा, तभी आप सामाजिक विज्ञान के मुद्दे को समझ सकते हैं। उसके बाद आता है सामाजिक भागीदारी। समाज में बहुत सारे कार्य समूह वाले होते हैं, जैसे कोई उत्सव मनाना, कोई खेल वगैरह आयोजित करना, बाजार, ये सभी सामूहिक क्रियाकलाप हैं। इन क्रियाकलापों को अंदर तक समझने के लिए, अच्छे ढंग से समझने के लिए यहाँ पर आपको भागीदारी करना पड़ेगा, इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जब यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, इसके साथ में सहयोग करेंगे, तो इसका क्रिया प्रणाली, कार्य प्रणाली और बहुत सारा चीज़ आपको समझने का मौका मिलेगा। तो प्राथमिक रूप से अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है और विद्यालय के सामाजिक जीवन में भागीदारी अधिगम प्रक्रिया का केंद्र है। आगे देखते हैं। सामाजिक भागीदारी मुख्य गतिविधि है जिसके माध्यम से अधिगम होता है। सामाजिक भागीदारी जब हम करते हैं तो हमें वहाँ सीखने का मौका मिलता है, जानने का मौका मिलता है, यानी अधिगम होती है। लेविगोत्स्की के अनुसार गतिविधियों, आदतों, शब्दकोश और बच्चे जिस समुदाय में बढ़ते हैं उस समुदाय के सदस्यों के विचारों के अंतःकरण के द्वारा बच्चा सीखता है।
बहुत सारा गतिविधि है जिसके चलते बच्चों का आदत, शब्दकोश जिस समुदाय में वो रहेगा वहाँ को सीखता है। मान लीजिए कोई बच्चा संथाल परिवार में जन्म लिया, तो क्या उसे संथाली बोलने के लिए अलग से सिखाया जाता है क्या? जैसे हम लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो हम लोग को अंग्रेजी सीखने के लिए क्लास में क्लास करना पड़ता है, कोचिंग करना पड़ता है, तब हम लोग अंग्रेजी सीख पाते हैं। लेकिन जो संथाल परिवार में जो बच्चा जन्म लिया, क्या उसे संथाली सीखने के लिए कोई विद्यालय आना पड़ता है क्या? कोई कोचिंग आना पड़ता है क्या? नहीं। यहाँ पर जो गतिविधि हो रही है, जो समुदाय के सदस्य लोग कर रहे हैं, जो विचार को अपने दूसरे से भेज रहे हैं, इनके द्वारा बच्चे सीखते हैं। बच्चे समूह में कार्य करके सीखता है। जब बच्चे समूह में काम करते हैं कोई चीज़ तो उसको सीखता है। उसके बाद आता है सार्थक क्रियाकलाप। दोस्तों, हम बच्चों के लिए ऐसे क्रियाकलाप का चुनाव करना चाहिए जो सार्थक है। सार्थक क्रियाकलाप में बच्चे भाग लेकर अच्छा से सीखते हैं। जो सार्थक क्रियाकलाप होगा, अब मान लीजिए एक क्रियाकलाप है मारपीट का, बच्चे मारपीट कर रहे हैं, यहाँ से क्या सीखेंगे? तो और सार्थक क्रियाकलाप में भाग लेकर के वास्तविक अनुभव को प्राप्त करते हैं। वास्तविक अनुभव उसके जीवन के लिए लाभदायक होता है। ये सांस्कृतिक रूप से सार्थक होते हैं, जो सार्थक क्रियाकलाप होते हैं। सार्थक क्रियाकलाप मतलब जो समाज सही ठहराता है, जिसे समाज सही ठहराता है, जिसको समाज गलत नहीं कहता है, वो सार्थक क्रियाकलाप हुआ। तो जब वहाँ पर वो भाग लेगा, उसको करेगा, तो उसको वास्तविक अनुभव प्राप्त होगी। विद्यालय के सभी गतिविधि सार्थक नहीं होता है। विद्यालय में जितना भी गतिविधि हो रहा है सभी सार्थक नहीं हो पाते हैं। कभी कभी एक सांस्कृतिक समूह से संबंध विद्यार्थी के लिए सार्थक गतिविधि होता है। एक ही गतिविधि है जो कुछ के लिए अच्छा है और कुछ के लिए खराब है। क्यों? क्योंकि इसकी जो आवश्यकता है इसकी आवश्यकता के अनुसार है, और इसकी जो आवश्यकता है उसकी आवश्यकता के अनुरूप ये गतिविधि नहीं है। इसकी आवश्यकता को पूरा कर रहा है, इसकी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो एक समूह के लिए वह जो है सार्थक गतिविधि हो सकती है, जबकि दूसरे समूह के लिए सार्थक नहीं हो सकता है। अगला टॉपिक है नई सूचना को पूर्व ज्ञान से संबंध करना। जो पूर्व ज्ञान है उसी ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को हम जोड़ सकते हैं। जब तक बच्चा कुछ पहले नहीं जानता है और उसको एकदम पूरा नया ज्ञान आप देना चाहेंगे तो ये संभव नहीं है। इसके लिए आपको पहले का पूर्व ज्ञान देना पड़ेगा। पूर्व ज्ञान के आधार पर ही आप नई ज्ञान दे सकते हैं। मान लीजिए गणित में आप गुना सिखाना चाहते हैं, इसके लिए जोड़ आना चाहिए और गुणज पहाड़ा भी आना चाहिए। ये दो चीज़ आना चाहिए, तभी आप इसको गुना सिखा सकते हैं। लेकिन यदि बच्चे जोड़ और पहाड़ा नहीं जान रहा है तो आप उसको गुना नहीं सिखा सकते। तो पूर्व ज्ञान के आधार पर हम नए ज्ञान को दे सकते हैं। कार्य को समझने के लिए पूर्व ज्ञान आवश्यक है। कोई भी काम हो, इसके समझने के लिए पूर्व ज्ञान बहुत ही आवश्यक होता है। आगे चलिए। तो दोस्तों, हम लोगों ने क्या देखा कि सामाजिक विज्ञान को बच्चों को समझने के लिए ये 4 बिंदु आवश्यक हैं। कौन कौन? सक्रिय सम्मिलन होना चाहिए, सामाजिक भागीदारी होना चाहिए, सार्थक क्रियाकलाप होना चाहिए, और जो नई सूचना है या नई ज्ञान है इसको पूर्व ज्ञान से जोड़ना पड़ता है। तो ये 4 तरह से बच्चे सीखते हैं सामाजिक विज्ञान को। दोस्तों, यदि आप 508, 509, 10 के एग्ज़ाम के लिए बेहतर नोट्स की तलाश कर रहे हैं, बेहतरीन नोट्स आप चाह रहे हैं, एक समय कम है, इस कम समय में अच्छी तैयारी करना चाह रहे हैं, सरल भाषा वाले नोट्स चाह रहे हैं, सिलेबस के अनुसार नोट्स चाह रहे हैं, तो आपको मेरा नोट्स आपके लिए मददगार हो सकता है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे। 2 विषय का मात्र 50 रुपये लगेंगे PDF फॉर्मेट में,
और ये एग्ज़ाम के लिए आपका बेहतरीन नोट्स होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास और संकल्पना निर्माण। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास कैसा होता है, किस प्रकार से संज्ञानात्मक विकास का ज्ञान होता है और संकल्पना का निर्माण कैसे होता है, इस टॉपिक को हम लोगों को देखना है। तो विभिन्न संज्ञानात्मक योग्यता विभिन्न आयु स्तरों पर विकसित होता है। इसका कहना है कि जो विभिन्न संज्ञानात्मक योग्यता है वो अलग अलग आयु स्तर पर विकसित होता है। मान लीजिए एक 6 वर्ष का बच्चा है जो आपका प्रथम कक्षा में नामांकित है, और एक 16 वर्ष का बच्चा है जो आपका मैट्रिक परीक्षा दे रहा है। आप इस 6 वर्ष के बच्चे को कितनों ही सरल भाषा से मैट्रिक का अवधारणा को समझाएंगे तो क्या वह समझ पाएगा? बहुत ईजी तरीके से समझाएं, एकदम टैलेंटेड टीचर के द्वारा समझाएं, फिर भी इनको ठीक ढंग से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक समझने की आयु होती है, इसका आयु कम है, परिपक्व कम है, यहाँ पर उसकी योग्यता इसे समझने की नहीं है। लेकिन जैसे ही इसकी उम्र 16 वर्ष हो जाता है, इसमें समझने की योग्यता बढ़ जाती है, यह समझने लगता है। तो जो संज्ञानात्मक योग्यता है यह विभिन्न आयु स्तर पर विकसित होता है। संज्ञानात्मक विकास के मुख्य विचारक पियाजे, गैसेल, एरिक्सन और स्पॉक मानते हैं कि विकास के स्तर या समय है, यानी अलग अलग स्तर पर अलग अलग संज्ञानात्मक विकास होता है। दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, और ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मैं बहुत शॉर्ट में इसको निकाल दिया हूँ, और आपके पास यदि पूरा डिटेल वाला नोट्स है तो उसको देख सकते हैं, या तो फिर इसके द्वारा भी काम चल सकता है। देखिए, इसका जो सिद्धांत है उसका पहला स्टेप है संवेदी गति। इन्होंने जो अवस्था बतलाया है संवेदी गति, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। इसको समझने के लिए दोस्तों आप एक 0 वर्ष से 2 वर्ष का बच्चा के व्यवहार को देखिए। आपके घर में यदि 2 वर्ष का बच्चा है, 2 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है, तो उसको देखिए वह क्या क्या कर रहा है, उसके गुणों का अवलोकन करिए, उसके विशेषताओं का अवलोकन करिए। यही चीज़ यहाँ पर लिख देना है, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि इसको अवलोकन कर लेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं। इसके अनुसार इस स्तर में शिशु अनुभवों के समन्वय जैसे शारीरिक एवं गति क्रियाओं द्वारा देख और सुनकर संसार की समझ संचरित करता है। यहाँ पर बच्चे शारीरिक गति क्रियाओं के द्वारा देखता है, सुनता है और अपना समझ को विकसित करता है। उसके बाद आता है पूर्व परिचालन, जो 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष का उम्र तक के अवस्था को कहते हैं। इस अवस्था को जानने के लिए आप 5-6 वर्ष के कोई बच्चा को ले लीजिए, 3 वर्ष के बच्चा को ले लीजिए और इन्हें देखिए यह क्या क्या करता है। इस अवस्था में वस्तुओं, स्थानों और लोगों को व्यक्त करता है, पहचानता है। यहाँ पर वस्तु को पहचानने लगता है, स्थान को पहचानने लगता है, लोगों को पहचानने लगता है। इस उम्र के लोग तस्वीरों के द्वारा, शब्दों के द्वारा और चित्रकलाओं के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति यानी जो उसके मन में है उस मन की भावना को व्यक्त करता है, दूसरे तक पहुंचाता है। बच्चे कुछ न कुछ तार्किक प्रश्न करने लगते हैं, तर्क करने लगते हैं। यह हुआ पूर्व परिचालन। पहला हुआ संवेदी, दूसरा पूर्व परिचालन, तीसरा होता है प्रत्यक्ष परिचालन, जो 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक का होता है। यहाँ पर बच्चे तार्किक सोच यानी तर्क करने लगते हैं। क्रमबद्धता, मान लीजिए हम बच्चों को इस तरह का देते हैं, आगे क्या होगा तो इसको समझ जाता है कि यहाँ पर 10 होगा, यानी वो क्रमबद्धता को समझ जाते हैं, संक्रामकता को समझ जाते हैं। वर्गीकरण करने लगते हैं, अलग अलग समूह वाले को अलग अलग गुणों के आधार पर, अलग अलग विशेषता के आधार पर इसको वर्गीकृत करने लगते हैं। संवाद, एक दूसरे से बातचीत ठीक ढंग से करने लगते हैं। अंत में आता है औपचारिक परिचालन, जो 11 वर्ष से शुरू होता है और प्रौढ़ावस्था तक चलते रहता है। इसमें मूर्त अनुभव से अमूर्त की ओर चलता है, अर्थात अमूर्त चिंतन शुरू करता है, कल्पना करने लगता है, सारांश निकालने लगता है, अनुभव करने लगता है। हम सभी अभी इसी अवस्था में हैं, औपचारिक परिचालन में। इसके लिए हम अपने के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान करके, समझ करके लिख सकते हैं। दोस्तों, CTET की तैयारी आपकी इसी चैनल पर 15 मार्च के बाद से होने वाला है। बीच में हुआ था बट आपका डिलेड
डीएलएड की तैयारी के लिए मैं इसे स्टॉप किया हुआ था। लेकिन सीटेट की तैयारी, आपका डीएलएड एग्ज़ाम जैसे ख़त्म होता है 15 मार्च के बाद से आपका डीएलएड की ये सीटेट की तैयारी हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। आप लोग मेरे साथ बने रहें और मेरे साथ जुड़ करके आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं सीटेट की। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।